नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम विमर्श में बिसात बिछाएंगे पूरे राजस्थान की राजनीति को अगर आपने हमेशा शांत, संतुलित और परंपरागत माना है तो शायद अब आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वह केवल सरकार और विपक्ष की लड़ाई नहीं है। यह सत्ता की शतरंज है, ऐसी शतरंज जिसमें हर नेता खुद को राजा समझ रहा है, लेकिन असली खेल वजीर, ऊंट और घोड़ों का चल रहा है। कोई अपने प्यादों को आगे बढ़ा रहा है, कोई विरोधी के वजीर को फंसाने में लगा है, तो कोई पूरी बिसात को ही बदलना चाहता है। अचानक राजस्थान की राजनीति इतनी आक्रामक क्यों हो गई है? जिस प्रदेश की राजनीति कभी विकास, किसान, सिंचाई, सड़क, बिजली और स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती थी, वहां आज जुबानी जंग, व्यक्तिगत कटाक्ष, सोशल मीडिया की लड़ाई और वोट बैंक की खुली राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? क्या यह केवल नेताओं की भाषा बदलने का मामला है या फिर इसके पीछे आने वाले चुनावों से बड़ी कोई राजनीतिक बिसात बीत चुकी है? मेरे आकलन में इसका जवाब 2023 के विधानसभा चुनावों के नतीजों में छिपा हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था तब लगभग हर राजनीतिक विश्लेषक यह मानकर चल रहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई बड़ा स्थानीय चेहरा चुना जाएगा। कई दिग्गज नेताओं के नाम चर्चा में भी थे, लेकिन भाजपा ने पूरी बिसात ही पलट दी। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। यह फैसला केवल मुख्यमंत्री चुनने का नहीं था, बल्कि पार्टी के भीतर वर्षों से चली आ रही गुटबाजी को एक झटके में खत्म करने का प्रयास भी था। शतरंज में कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी सबसे ताकतवर मोहरे से नहीं, बल्कि ऐसे मोहरे से खेल शुरू करता है जिसकी चाल का अंदाजा सामने वाले को भी नहीं होता। भाजपा ने भी कुछ वैसा ही किया। इस फैसले से पार्टी के कई बड़े गुटों का संतुलन तो बन गया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को लगा कि अब उसके सामने अनुभवहीन मुख्यमंत्री है। कांग्रेस को लगा कि प्रशासन समझने में समय लगेगा, सरकार को व्यवस्थित होने में समय लगेगा, और यही वह मौका होगा जब जनता के बीच यह संदेश दिया जा सकेगा कि भाजपा ने गलत दांव खेल दिया। यहीं से शतरंज की पहली चाल शुरू हुई। कांग्रेस ने सरकार को मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक नैरेटिव के मैदान में घेरना शुरू किया। मुख्यमंत्री को अनुभवहीन बताने की कोशिश हुई। यह संदेश फैलाया गया कि असली सरकार कहीं और से चल रही है। लेकिन राजनीति में केवल विरोध करना काफी नहीं होता। विरोध करते करते कई बार अपने ही घर की दरारें दिखाई देने लगती हैं। यही कांग्रेस के साथ भी हुआ। जैसे जैसे समय बीतने लगा, सरकार गिरने की बजाय स्थिर होती गई। वैसे वैसे कांग्रेस के भीतर फिर वही पुराना सवाल उठने लगा, अगर अगला चुनाव जीत गए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यहीं से शतरंज की दूसरी बाजी शुरू होती है। एक तरफ सचिन पायलट है, जो लगातार अपने जनाधार, युवा नेतृत्व और संगठन पर पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, जो राजनीति के ऐसे खिलाड़ी माने जाते हैं जिन्होंने कई बार हारी हुई बाजी भी पलट दी। उन्हें यूं ही राजस्थान की राजनीति का जादूगर नहीं कहा जाता। गहलोत का पूरा राजनीतिक संदेश केवल राजस्थान के लिए नहीं होता, बल्कि दिल्ली के लिए भी होता है। जब भी वे पुराने घटनाक्रम याद दिलाते हैं, चाहे 2020 की राजनीतिक उठापटक हो या पार्टी के भीतर का संकट, उनका उद्देश्य केवल जनता को याद दिलाना नहीं होता, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व को यह संकेत देना होता है कि कठिन समय में पार्टी के साथ कौन खड़ा था। यानी एक चाल जयपुर के लिए चलती है और दूसरी चाल दिल्ली के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि राजस्थान की राजनीति केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित है, तो शायद आप तीसरे खिलाड़ी को भूल रहे हैं। इस शतरंज की बिसात पर एक ऐसा खिलाड़ी भी मौजूद है जिसे पूर्ण बहुमत की जरूरत ही नहीं है। वह जानते हैं कि शायद अकेले सरकार बनाना आसान नहीं, लेकिन अगर विधानसभा ऐसी बनी कि किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो वही खिलाड़ी सबसे ताकतवर बन जाएगा जिसके पास निर्णायक सीटें हों। यहीं से शुरू होती है हनुमान बेनीवाल की राजनीति। बेनीवाल का पूरा फोकस सत्ता नहीं है, बल्कि प्रभाव पर दिखाई देता है। उनकी रणनीति यह नहीं है कि वो 200 सीटों पर जीतें, लेकिन यह है कि इतनी सीटें जीतें कि उनके समर्थन के बिना सरकार न बन सके। राजनीति में इसे किंग मेकर की भूमिका कहा जाता है। इसलिए वे लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं, देर रात तक जनसभाएं कर रहे हैं, छोटी छोटी पंचायतों तक पहुंच रहे हैं। उनका पूरा प्रयास एक ऐसे सामाजिक समीकरण को मजबूत करना है जिससे जाट समाज के साथ अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अन्य ग्रामीण वर्गों का समर्थन भी जोड़ा जा सके। यही भाजपा से ज्यादा कांग्रेस की चिंता शुरू होती है, क्योंकि राजस्थान में परंपरागत रूप से जाट और मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ताकत माना जाता रहा है। अगर यही आधार धीरे धीरे किसी तीसरे विकल्प की ओर खिसकता है तो नुकसान सबसे ज्यादा कांग्रेस को होगा। यही कारण है कि आज कांग्रेस का हर बड़ा नेता केवल भाजपा से नहीं लड़ रहा, वह अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहा है।
इसी पृष्ठभूमि में नेताओं की भाषा भी बदलती दिखाई देती है। बयान पहले से अधिक तीखे हो गए हैं, व्यक्तिगत हमले बढ़ गए हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की राज्य की राजनीति में अधिक जगह मिलने लगी है। यही केवल भाषण नहीं है, यह अपने अपने समर्थक वर्ग को संदेश देने की कोशिश। लेकिन राजस्थान की जनता की एक विशेषता हमेशा रही है, यह उत्तर प्रदेश या बिहार की राजनीति की हूबहू नकल कभी नहीं करता। यहां जातीय समीकरण महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन विकास, किसान, पानी, सड़क और स्थानीय नेतृत्व भी उतने ही बड़े मुद्दे रहते हैं। कई चुनाव में देखा गया है कि मतदाता आखिरी समय में ऐसा फैसला करता है कि जिसने बड़े बड़े राजनीतिक गणितों को गलत साबित कर दिया। इसलिए राजस्थान की राजनीति में केवल नारे चुनाव नहीं जिताते, काम भी दिखाना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी राजनीति का सबसे बड़ा दांव विकास के मुद्दों पर लगाना शुरू किया। वे लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं, गांव में रात में रुक रहे हैं, प्रशासन को सीधे जमीन पर सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिसने पूरी राजनीतिक बिसात को नया मोड़ दे दिया, शेखावाटी के लिए यमुना के पानी का समझौता। यहीं से इस शतरंज का असली खेल शुरू होता है। शेखावाटी राजस्थान का वह इलाका जहां चुनावी सभाओं में नेताओं के भाषण बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन एक मुद्दा कभी नहीं बदला, पानी। झुंझुनू, चूरू, सीकर, लाखों लोगों ने दशकों तक भूजल के गिरते स्तर, खारे पानी और सिंचाई की समस्या को झेला है। हर चुनाव में वादे हुए, हर सरकारें योजनाएं गिनाई, लेकिन जनता के मन में हमेशा एक सवाल रहा, आखिर यमुना का पानी शेखावाटी तक कब पहुंचेगा। यहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी शतरंज की सबसे महत्वपूर्ण चाल चल दी। जब हरियाणा सरकार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यमुना जल से जुड़े समझौते की तस्वीर सामने आई, तो यह केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं था, राजनीति में तस्वीरें भी संदेश देती हैं। उस मंच से यह संदेश दिया गया कि केंद्र और राज्य एक ही दिशा में काम कर रहे हैं और वर्षों से लंबित मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब यहां एक राजनीतिक तथ्य समझिए, राजस्थान की राजनीति में किसान केवल एक वर्ग नहीं बल्कि चुनाव जिताने वाली सबसे बड़ी सामाजिक समूह है। और किसान की पहली जरूरत क्या है? पानी। यानी अगर किसी सरकार की पहचान किसान के खेत तक पानी पहुंचाने वाली सरकार के रूप में बनने लगे, तो उसका असर केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे उत्तर और पूर्वी राजस्थान के राजनीतिक मानस को प्रभावित करता है। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकती। अगर आने वाले वर्षों में शेखावाटी में पाइपलाइन बिछती है, नहरों का काम आगे बढ़ता है, सिंचाई का दायरा बढ़ता है और लोगों को वास्तविक लाभ दिखने लगता है, तो इसका सीधा असर उस किसान वोट बैंक पर पड़ सकता है जिसे कांग्रेस दशकों से अपनी ताकत मानती रही। यही कारण है कि आज पानी का मुद्दा केवल पानी का मुद्दा नहीं है, यह चुनावी शतरंज की सबसे महत्वपूर्ण खाना बन चुका है। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि अगर किसान यह मान लें कि भाजपा ने वह काम कर दिया जो वर्षों तक नहीं हुआ, तो केवल जाट समाज ही नहीं बल्कि राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अन्य ग्रामीण समुदाय के वोटिंग व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करती है। वह कहती है कि केवल समझौते से कुछ नहीं होगा, असली परीक्षा तब होगी जब पानी खेत तक पहुंचेगा। दूसरी ओर भाजपा इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। शतरंज में इसे कहते हैं केंद्र पर कब्जा, और खिलाड़ी बोर्ड के बीच वाले खाने पर नियंत्रण कर लेता है, उसके लिए आगे की बड़ी बाजी आसान हो जाती है। लेकिन केवल शेखावाटी ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान में भी भाजपा ने अपनी दूसरी चाल चलनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार राजस्थान दौरे केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं माने जाते। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री का किसी राज्य में बार बार जाना संगठन के लिए भी ऊर्जा का काम करता है। जब प्रधानमंत्री किसी जिले में जाते हैं तो केवल मंच पर भाषण नहीं होता, उससे पहले बूथ अध्यक्ष सक्रिय होता है, शक्ति केंद्र सक्रिय होते हैं, जिला संगठन बैठकों में जुटता है, मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। यानी प्रधानमंत्री का एक दौरा केवल भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे संगठन को रिचार्ज करने का अभियान भी होता है। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में पंचभद्रा रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। भाजपा समझती है कि विकास की राजनीति और संगठन की मजबूती साथ साथ चले तभी आने वाले चुनाव में बढ़त मिलेगी। लेकिन उधर कांग्रेस भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं बल्कि उसका अपना नेतृत्व संतुलित रखना है। सचिन पायलट लगातार युवाओं, किसानों और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। वहीं अशोक गहलोत का अनुभव और संगठन प्रभाव आज भी कम नहीं माना जाता। यही कारण है कि कांग्रेस के भीतर दो समानांतर धाराएं दिखाई देती हैं। एक धारा चाहती है कि पार्टी भविष्य की ओर बढ़े, दूसरी धारा मानती है कि अनुभव ही सबसे बड़ी ताकत है। यानी भाजपा जहां विपक्ष से लड़ रही है, वहीं कांग्रेस को विपक्ष के साथ साथ अपने भीतर का भी संतुलन संभालना पड़ रहा है। उनकी राजनीति की सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वे केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होते,
वे लगातार प्रदेशों में घूमते हैं, छोटी सभाएं करते हैं, रात में भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, गांव में बैठकर स्थानीय मुद्दे सुनते हैं। उनकी पूरी रणनीति एक बात पर टिकी दिखाई देती है, अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों से असंतुष्ट मतदाता एक मंच पर आ जाए तो तीसरा विकल्प मजबूत हो सकता है। यही कारण है कि केवल जाट समाज की बात नहीं करते, बल्कि किसान, युवाओं, बेरोजगारों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में सामाजिक समीकरण बनाना जितना आसान दिखाई देता है उतना होता नहीं है। वोटों का जोड़ हमेशा सीटों का जोड़ नहीं बनता। यही वजह है कि आज तक राजस्थान में तीसरा मोर्चा स्थायी रूप से सत्ता तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर भविष्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है, तब वही तीसरा दल सबसे निर्णायक साबित हो सकता है, जिसके पास 15, 20 या 25 विधायक हो। यानी बेनीवाल की राजनीति मुख्यमंत्री बनने की नहीं, बल्कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने की हो सकती है। और शायद इसी कारण राजस्थान की राजनीति अब दो दलों की सीधी लड़ाई नहीं रह गई। अब यह कई खिलाड़ियों वाली शतरंज बन चुकी है, जहां हर कोई राजा नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई बाजी पलट सकता है। अब इस पूरी शतरंज की सबसे बड़ी और दूसरी दूरगामी चाल पर आइए, परिसीमन। अब इस पूरी शतरंज की सबसे बड़ी और सबसे दूरगामी चाल पर आइए, परिसीमन। अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही है। यदि भविष्य में परिसीमन होता है और राजस्थान में लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ती है, तो यह केवल नक्शे की लकीरें बदलने का मामला नहीं होगा, यह पूरी राजस्थान की बिसात बदल सकता है। जरा सोचिए, आज जिन नेताओं का प्रभाव एक जिले तक सीमित है, कल वे 2 या 3 विधानसभा सीटों पर निर्णायक हो सकते हैं। आज जो नेता टिकट की कतार में खड़े हैं, वे कल नई सीटों के कारण सीधे उम्मीदवार बन सकते हैं। और आज जिन दलों के पास स्थानीय नेतृत्व की कमी है, उन्हें अचानक दर्जनों नए चेहरों की तलाश करनी पड़ेगी। यानी शतरंज की बिसात वही रहेगी, लेकिन खाने बढ़ जाएंगे, और जैसे ही खाने बढ़ेंगे, हर खिलाड़ी को अपने मोहरे भी बढ़ाने पड़ेंगे। यही कारण है कि भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल तीनों अभी से संगठन विस्तार पर काम कर रहे हैं। भाजपा की रणनीति साफ दिखाई देती है। वह केवल सरकार चलाने पर नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। उसकी कोशिश है कि अगर भविष्य में नई सीटें बनती हैं, तो हर सीट पर उसके पास पहले से तैयार स्थानीय नेतृत्व हो। दूसरी ओर कांग्रेस भी समझती है कि केवल पुराने चेहरों के भरोसे अगली लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिए एक तरफ वह अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ नए सामाजिक समीकरण भी तलाश रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प स्थिति क्षेत्रीय दलों की है। उनके लिए परिसीमन एक अवसर भी हो सकता है और चुनौती भी। अगर नई सीटें बनती हैं और मुकाबले त्रिकोणीय होते हैं, तो अपेक्षाकृत कम वोट प्रतिशत पर भी सीटें जीती जा सकती हैं। लेकिन यही कारण है कि क्षेत्रीय दल अभी से अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। इसी बीच पश्चिमी राजस्थान के कुछ युवा नेताओं को लेकर समय समय पर राजनीतिक अटकलें भी सामने आती रहती है। कभी किसी के भाजपा में जाने की चर्चा होती है, तो कभी किसी के क्षेत्रीय दलों में जुड़ने की। ऐसी चर्चाएं राजनीति का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब कोई आधिकारिक घोषणा न हो, उन्हें केवल अटकल ही माना जाना चाहिए। राजस्थान में एक बात हमेशा याद रखिए, हर अफवाह किसी रणनीति का हिस्सा नहीं होती, लेकिन कई रणनीतियां अफवाहों के सहारे भी चलाई जाती हैं। इसलिए चुनाव से पहले किसी नेता के दल बदलने की चर्चा भी कई बार राजनीतिक दबाव बनाने का माध्यम बन जाती है। अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, तो राजस्थान की राजनीति 3 अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ती दिखाई देती है। पहली दिशा है भाजपा। यह विकास, संगठन और केंद्र राज्य के तालमेल के सहारे अपना आधार मजबूत करना चाहती है। अगर यमुना जल परियोजना जैसे बड़े वादों पर जमीनी प्रगति दिखती है और बड़े विकास कार्य गति पकड़ते हैं, तो राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी दिशा है कांग्रेस। उसकी सबसे बड़ी चुनौती केवल भाजपा नहीं, बल्कि अपने आंतरिक एकजुटता है। अगर वह नेतृत्व और संगठन के सवालों को समय रहते संतुलित कर लेती है, तो वह मुकाबले को कठिन बना सकती है। लेकिन अगर अंदरूनी खींचतान बढ़ती है, तो उसके असर चुनावी प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। अगर सर तीसरी दिशा है हनुमान बेनीवाल और अन्य क्षेत्रीय ताकतें। उनका लक्ष्य पूर्ण बहुमत नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका हो सकता है। यदि भविष्य में त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति बनती है, तो अपेक्षाकृत कम वो सीटें जीतकर भी कोई दल सत्ता गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी एक खिलाड़ी राजा बचाने में लगा है, दूसरा नया वजीर तैयार कर रहा है, और तीसरा इंतजार कर रहा है कि दोनों की लड़ाई में बाजी उसके हाथ आ जाए। यही शतरंज का सबसे खतरनाक नियम है। कई बार जीत उस खिलाड़ी की नहीं होती जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि उसकी होती है जो सबसे धैर्यवान हो। राजस्थान की राजनीति भी अब उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। यह वह राजस्थान नहीं रहा जहां चुनाव आते ही केवल स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होती थी। अब यहां संगठन, सामाजिक समीकरण, विकास, नेतृत्व, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय समीकरण, राष्ट्रीय राजनीति, क्षेत्रीय दल और भविष्य के परिसीमन सभी एक साथ चुनावी गणित को प्रभावित कर रहे हैं।
लेकिन अंत में फैसला किसी नेता, किसी दल या किसी राजनीतिक विश्लेषक का नहीं होगा। फैसला उस मतदाता का होगा जो मतदान वाले दिन ईवीएम के सामने खड़ा होगा। वही तय करेगा कि किस राजा को बचाना है, किस वजीर की कुर्बानी देनी है, किस घोड़े की चाल सबसे सफल रही। और आखिरकार राजस्थान की इस सबसे दिलचस्प राजनीतिक शतरंज में चेक किसे मिलेगी और चेकमेट किसे। क्योंकि राजनीति में कोई भी बाजी अंतिम नहीं होती। हर चुनाव एक नई शतरंज है और हर मतदाता उसका असली ग्रैंड मास्टर। नमस्कार।